नमस्कार। आज हम जिस रेमेडी पर चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है एब्रोटेनम। इसका कॉमन नाम है सदर्नवुड और ये कॉम्पोजिटिव फैमिली से आती है। तो आज हम किन किन पहलुओं पर बात करेंगे? सबसे पहले हम एब्रोटेनम का एक परिचय लेंगे, फिर इसके सबसे कोर लक्षण यानी मेरास्मस पर गहराई से बात करेंगे। इसके बाद हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल लक्षणों, गठिया, मानसिक स्थिति और आखिर में दूसरी अहम रेमेडीज के साथ इसके संबंध को समझेंगे। देखिए, एब्रोटेनम मटेरिया मेडिका की एक बहुत ही खास रेमेडी है। इसे समझना जरूरी है, खासकर जब हम कुपोषण या वेस्टिंग कंडीशंस की बात करते हैं। इस रेमेडी का एक मुख्य थीम है मेटास्टेसिस, मतलब बीमारी का एक अंग से दूसरे अंग में ट्रांसफर हो जाना। और यही वजह है कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो चलिए अब आते हैं एब्रोटेनम के सबसे खास, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले लक्षण पर, जो है मेरास्मस यानी सूखा रोग। ये एक लाइन मरास्मस ऑफ लोअर एक्सट्रेमिटीज ओनली, यही एब्रोटेनम का सबसे महत्वपूर्ण कीनोट है। इसका मतलब है कि सूखा रोग सिर्फ और सिर्फ निचले अंगों को यानी पैरों को प्रभावित करता है। ये इसका ग्रैंड कीनोट है और इसे याद रखना बेहद जरूरी है। अब जरा एलन के कीनोट्स के मूल पाठ को देखते हैं। इसमें लिखा है, बच्चों का मेरास्मस जिसमें बहुत ज्यादा दुबलापन होता है, खासकर पैरों में, त्वचा ढीली और झुर्रीदार हो जाती है और सिलवटों में लटकती है, खासकर गर्दन पर। मेरास्मस में सिर कमजोर होता है और बच्चा उसे सीधा नहीं रख पाता। अब यहां ध्यान दीजिए, ब्रैकेट्स में दी गई रेमेडीज आयोडियम, सैन्यूकुला, ट्यूबरक्युलिनम, नैट्रम्यूर और एथूसा ये तुलनात्मक अध्ययन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो इस मूल पाठ से हमें तीन खास बातें पता चलती हैं। पहली, कि शरीर का क्षय या दुबलापन नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता है, मतलब पैरों से शुरू होता है। दूसरी, त्वचा बिल्कुल ढीली पड़ जाती है। और तीसरी, गर्दन में इतनी ज्यादा कमजोरी होती है कि सिर को सीधा रखना मुश्किल हो जाता है, जो हमें इथ्यूजा की याद दिलाता है। चलिए अब इसके पाचन से जुड़े लक्षणों पर आते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास देखने को मिलता है, जो परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। तो आखिर वो विरोधाभास है क्या? सोचिए, एक ऐसा मरीज है जिसे भूख तो बहुत लगती है, लेकिन फिर भी उसका शरीर लगातार कमजोर होता जाता है, सूखता जाता है। एलन के मूल पाठ में ये साफ साफ लिखा है, बहुत तेज भूख, अच्छा खाने के बावजूद शरीर का वजन कम होना। यहाँ तुलना के लिए आयोडम, नैट्रम्यूर, सेनिकुला और ट्यूबरक्युलिनम जैसी रेमेडीज दी गई हैं। और साथ ही कब्ज और दस्त का बारी बारी से होना, लियंटेरिया। यही इस रेमेडी की पहचान है। एक तरफ तो मरीज को जबरदस्त भूख लगती है, वो खूब खाता भी है, लेकिन दूसरी तरफ उसका शरीर सूखता चला जाता है। इसका एक कारण हो सकता है लियंटेरिया, यानी जो भी खाया वो बिना पचे मल के रास्ते निकल गया। ये कुअवशोषण या मैल अब्जॉर्प्शन की तरफ इशारा करता है। अब आगे बढ़ते हैं एब्रोटेनम के अगले प्रभाव क्षेत्र पर, जो हैं हमारे जोड़। और यहीं पर होम्योपैथी का वो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट मेटास्टेसिस सामने आता है। मूल पाठ पर नजर डालते हैं। गठिया, सूजन आने से पहले होने वाले अत्यधिक दर्द के लिए, अचानक दस्त या अन्य स्रावों के दब जाने के कारण, यह बवासीर या पेचिश के साथ बारी बारी से होता है। तो यहाँ बीमारी का एक खास क्रम है, एक पैटर्न है। होता क्या है? सबसे पहले कोई प्राकृतिक स्राव जैसे दस्त, उसको अचानक किसी वजह से दबा दिया जाता है। इसका नतीजा ये होता है कि बीमारी अपना रास्ता बदल लेती है और जोड़ों में चली जाती है, जिससे गठिया हो जाता है। और इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि जोड़ों में सूजन दिखने से बहुत पहले ही बहुत तेज दर्द शुरू हो जाता है। इसी को हम होम्योपैथिक मेटास्टेसिस कहते हैं। अब अगर गाउट की बात करें तो एलन लिखते हैं, गाउट जोड़ अकड़े हुए, सूजे हुए, चुभन जैसी सनसनी के साथ कलाई और टखने के जोड़ों में दर्द और सूजन, ये गाउट के लक्षणों का एक बहुत ही स्पष्ट विवरण है। अब हम मरीज की मानसिक और सामान्य शारीरिक हालत को देखते हैं, जिसके बिना इस रेमेडी की पूरी तस्वीर समझ नहीं आएगी। संक्षेप में कहें तो एब्रोटेनम का मरीज, खासकर बच्चा, बहुत ही बदमिजाज, चिड़चिड़ा और गुस्सैल होता है। उसका चेहरा अपनी उम्र से ज्यादा बूढ़ा, पीला और झुर्रियों वाला दिखता है, और शारीरिक रूप से उसमें बहुत ज्यादा कमजोरी और शक्तिहीनता होती है। ये जो सेक्शन है, ये क्लिनिकल प्रैक्टिस और परीक्षाओं दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हम समझेंगे कि एब्रोटेनम का दूसरी रेमेडीज के साथ क्या संबंध है। मूल पाठ कहता है, संबंध
फुंसी में हिपर के बाद, प्लूरिसी में एकोनाइट और ब्रायोनिया के बाद, जब प्रभावित हिस्से में दबाव की सनसनी बनी रहती है जो सांस लेने में बाधा डालती है। इसका प्रैक्टिकल मतलब ये हुआ कि मान लीजिए प्लूरिसी के तेज लक्षण एकोनाइट या ब्रायोनिया से ठीक हो गए, लेकिन सीने में एक दबाव सा बना हुआ है, तो उस बचे हुए लक्षण को ठीक करने के लिए एब्रोटेनम बहुत काम आ सकती है। चलिए, अब तक जो हमने सीखा है उसे कुछ मल्टीपल चॉइस सवालों के जरिए परखते हैं। हमारा पहला सवाल है, एब्रोटेनम में मेरास्मस शरीर के किस हिस्से में सबसे ज्यादा होता है? ऑप्शंस हैं ए ऊपरी अंगों में, बी गर्दन और चेहरे पर, सी पूरे शरीर में एक जैसा, या डी निचले अंगों में। दूसरा सवाल, एब्रोटेनम में गठिया की खास पहचान क्या है? ए दर्द ठंडी सिकाई से बेहतर होता है, बी सूजन दर्द से बहुत पहले आ जाती है, सी बहुत ज्यादा दर्द सूजन शुरू होने से पहले होता है, या डी दर्द का त्वचा की बीमारियों के साथ बारी बारी से आना। और तीसरा सवाल, एब्रोटेनम बच्चे की मानसिक स्थिति आमतौर पर कैसी होती है? ए हंसमुख और खुशमिजाज, बी शांत और सुस्त, सी बदमिजाज चिड़चिड़ा और गुस्सैल, या डी डरा हुआ और चिंतित। चलिए अब इनके जवाब देख लेते हैं। पहले सवाल का सही जवाब है डी यानी निचले अंग, क्योंकि कीनोट ही यही है, केवल निचले अंगों का मेरास्मस। दूसरे सवाल का सही जवाब है सी, अत्यधिक दर्द सूजन शुरू होने से पहले होता है। और तीसरे सवाल का सही जवाब है सी, क्योंकि एब्रोटेनम का बच्चा बहुत ही बदमिजाज और चिड़चिड़ा होता है। तो इस पूरी चर्चा के अंत में आइए एब्रोटेनम के सबसे जरूरी पॉइंट्स को एक बार फिर से दोहराते हैं। इसका ग्रैंड कीनोट निचले अंगों का मेरास्मस, इसका विरोधाभासी लक्षण अच्छा खाने के बावजूद वजन का घटना, मेटास्टेसिस दबे हुए स्रावों से होने वाली बीमारियां खासकर गठिया, और मानसिक स्थिति बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन और गुस्सा। इन पॉइंट्स को याद रखना परीक्षा में सफलता के लिए बहुत जरूरी है।